नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यह चैप्टर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दर्पण, लेंस सूत्र और न्यूमेरिकल सीधे पूछे जाता है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के अनुसार बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस चैप्टर की पीडीएफ नोट्स और पूरा एमसीक्यू क्यूज मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें तथा क्यूज सॉल्व करें और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपको चैप्टर कितना समझ आया। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन शुरू करते हैं। प्रकाश, सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसे प्रकाश का रेखीय गमन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और यह सीधी रेखा में हमेशा चलती है। सीधी रेखा में चलती है, इसे प्रकाश का रेखीय गमन कहते हैं। ठीक है, सीधी रेखा में चलती है इसलिए क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का रेखीय गमन, मतलब रेखा के रूप में चलती है प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब जब प्रकाश कोई चिकनी सतह से, जैसे शीशा से टकराती है, दर्पण से टकराती है, तो उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे यहाँ पर फिगर देखिए दिया गया है, ये है आपका दर्पण। जैसे यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट ऐसे आती है, हाँ ये लाइट आती है और टकरा करके वापस इसी दिशा में वापस चली जाती है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखते हैं परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये दर्पण था, यहाँ से किरण आई और टकरा के ऐसे वापस गई, और यहाँ से एक अभिलंब हम खींच दें ऐसे, एक अभिलंब, ये सीधा होता है। ठीक है, अभिलंब खींचते तो क्या था? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होता है? बराबर। इसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। मतलब आई और आर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? दोनों बराबर होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा नियम कहता है कि तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है, मतलब काल्पनिक होता है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि आकार वस्तु के बराबर होता है, मतलब जितना साइज का वस्तु रहेगा उतना ही साइज का उसका प्रतिबिंब बनेगा। और वो प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, दायां बायां उल्टा होता है। मतलब पार्श्व उसका क्या होता है? लेटरल इन्वर्सन होता है, मतलब कि दायां वाला चीज़ बायां दिखाई देगा और बायां वाला चीज़ दायां दिखाई देगा। कभी आप आईने में देखे होंगे तो आप गौर करना कि आपका दाहिना हाथ शीशे में आपका बायां हाथ दिखाई देगा और बायां हाथ दाहिना हाथ दिखाई देगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं, मतलब दायां वाला बायां दिखाई देता है। और क्या होता है? दूरी समान होता है, मतलब जितनी दूर हम दर्पण से खड़ा रहेंगे उतनी ही दूर आपका इमेज पीछे बनेगा दर्पण के पीछे। अब देखते हैं गोलाकार दर्पण क्या होता है। गोलाकार दर्पण, इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो पहले अवतल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। अंदर की ओर मुड़ा हुआ, मतलब एक दर्पण ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ मेरा खराब बन जा रहा है। एक दर्पण कैसा होता है? जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अंदर की ओर ऐसे रहता है। ठीक है, ये बाहर इसका रंगा हुआ रहता है और अंदर की ओर ये धंसा हुआ रहता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। रियल और वर्चुअल दोनों इमेज, रियल मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों टाइप के प्रतिबिंब इसमें बनते हैं। वास्तविक भी बनते हैं और काल्पनिक भी बनते हैं। इसका उपयोग क्या है? टॉर्च में इसका यूज करते हैं हम लोग, सोलर कुकर में यूज करते हैं, सेविंग मिरर में इसका यूज करते हैं।
ठीक है। सेविंग मिरर मतलब कि दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का यूज़ किया जाता है उसको सेविंग मिरर कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? बाहर की ओर उभरा हुआ ऐसा होता है, ऐसा बाहर की ओर। इसमें क्या होता है? अंदर की ओर रंगा हुआ रहता है और परावर्तन यहाँ बाहर की ओर ऐसे होता है। ठीक है। तो बाहर की ओर उभरा हुआ इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज और छोटा इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज कहने का मतलब है कि काल्पनिक, हमेशा इसमें काल्पनिक इमेज बनेगा और छोटा रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा। इसका यूज़ क्या है, इनके उपयोग क्या है? रियर व्यू मिरर मतलब कि साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में बगल के में जो शीशा लगा रहता है वो यूज़ किया जाता है बगल वाले चीज़ को देखने के लिए। ठीक है। दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जैसे पोल, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? जैसे कोई दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, इसके बाहर की ओर कलई किया हुआ है। तो पोल क्या होता है? मतलब इसको हिंदी में ध्रुव कहते हैं। तो पोल क्या होता है? जो इस दर्पण का सबसे बीच का भाग है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है। और प्रिंसिपल फोकस क्या है? फोकस क्या है? मतलब कि दर्पण पर जब किरणें आती हैं टकरा के जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है। दर्पण पर जब किरणें आती हैं और दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर काटती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब ये हो गया पोल, हो गया मतलब बीच का भाग पोल, जहाँ पे किरणें आके काटेंगे उसको बोलेंगे फोकस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? मतलब कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि इसका केंद्र। ठीक है। वक्रता केंद्र इसको हिंदी में कहते हैं। तो इस दर्पण, ये जो दर्पण बना हुआ है जिस गोला का बना हुआ है उसके केंद्र को, ठीक है, मतलब जहाँ भी इसका केंद्र बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये वाला जो लाइन है दर्पण को जो सी से एफ पी को मिलाते हैं, सी से पी को, उसको बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इसको बोलते हैं ध्रुव, जो सबसे बीच का भाग है। प्रिंसिपल फोकस मतलब फोकस किसको बोलते हैं? जहाँ पे किरणें आकर के मिलती है, काटती है प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको फोकस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि वक्रता केंद्र क्या है? मतलब ये गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सीधी रेखा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग रे डायग्राम के लिए अनिवार्य क्या क्या चीज़ें हैं। रे डायग्राम के लिए अनिवार्य, अब देखो दर्पण सूत्र क्या होता है। रे डायग्राम के लिए ये सब अनिवार्य है। मतलब ये जो ऊपर वाला चीज़ है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, ये सब क्या है? रे डायग्राम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना इसके रे डायग्राम का कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मतलब कि फोकस और v मतलब कि प्रतिबिंब दूरी और u मतलब वस्तु दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस में ये संबंध होता है। ठीक है। ये संबंध को हम लोग याद रखेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे इसी फॉर्मूला पर बनेंगे। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके बाद देखते हैं आवर्धन क्या होता है। आवर्धन बराबर क्या होता है? m बराबर -v/u। मतलब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दोनों का अनुपात होता है और माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहता है। इसको क्या बोलते हैं? आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु कितना उसका साइज है। ठीक है। उसका साइज क्या है। एक और सूत्र होता है F बराबर R/2। इसको भी याद रखेंगे। मतलब फोकस और त्रिज्या में संबंध क्या होता है? फोकस जो है त्रिज्या का आधा होता है हमेशा। ठीक है। जैसे हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ये वाला जो फिगर हमने बनाया था इसमें ये है C, ये है F। तो ये जो फोकस है ना, ये पूरा त्रिज्या का क्या है? आधा है, बीच में एकदम। तो इसको क्या बोलते हैं? F जो है त्रिज्या का क्या है? आधा है। मतलब कि R/2 क्या है? 2 है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे। और उसका आवर्धन क्या होता है? मतलब कितना उसका साइज है? तो -v/u है। अब देखते हैं अगला चीज़। अगला है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसकी गति बदलती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन।
तो उसकी दिशा बदल जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने परावर्तन में क्या पढ़ा था, परावर्तन में जब किरणें आती हैं ऐसे और उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको परावर्तन कहते हैं। लेकिन ये जो किरणें आएंगी इसको इसके आगे बढ़ जाए, ठीक है, माध्यम को चेंज कर दे, माध्यम को चेंज कर दे तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। मतलब ऐसे किरणें आई सीधे और ऐसे एकदम निकल गई बाहर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगला पॉइंट है, जैसे मैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। पानी में कभी देखना, पानी में पेंसिल रखा हुआ है तो वो टेढ़ा दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे रख दोगे तो थोड़ा ऐसे टेढ़ा दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, जैसे परावर्तन के भी नियम होते थे कि I बराबर R होता था, इसमें भी नियम होता है कि सभी किरणें एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि साइन I बाई साइन R बराबर क्या होता है, स्थिर, मतलब कि कांस्टेंट होता है। साइन I बटा साइन R बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, लेंस। लेंस भी दो टाइप का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच से मोटा होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है। फिगर बन नहीं पा रहा है इस पर, उत्तल लेंस होता है ऐसा, ठीक है। फिगर ख़राब बन जा रहा है मेरा, देख लेते हैं एक बार फिगर में इसको। तो कुछ ऐसा होता है उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस बीच से मोटा होता है, बीच से मोटा होता है और रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनता है, मतलब कि वास्तविक और काल्पनिक इसमें दोनों प्रतिबिंब बनता है। उसका उपयोग क्या है, उपयोग है कैमरा और माइक्रोस्कोप। कैमरा में इसका यूज होता है, माइक्रोस्कोप में इसका यूज होता है। दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, बीच से पतला होता है, वो ये कुछ ऐसा होता है, बीच से पतला होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका उपयोग क्या है, मायोपिया का चश्मा, ठीक है, मतलब निकट दृष्टि दोष किसी को हो जाए तो उसमें क्या, कौन सा यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। अगला पॉइंट है लेंस सूत्र क्या है। जैसे दर्पण सूत्र होता था वैसे लेंस सूत्र भी होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इसमें यहाँ पे गलती दे दिया है, यहाँ पे ये फॉर्मूला में यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, प्लस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो लेंस सूत्र दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है, और लेंस में क्या होता है, माइनस होता है। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। आवर्धन सूत्र क्या है, आवर्धन सूत्र जैसे उसमें क्या होता था, -v/u, तो इसमें क्या होता है, +v/u, ठीक है। उसमें प्लस होता है ये दर्पण सूत्र, तो लेंस में क्या होता है, माइनस। उसमें आवर्धन माइनस होता है तो इसमें क्या होता है, आवर्धन प्लस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंस सूत्र, ये हो गया आपका आवर्धन का सूत्र, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। और अब हम लोग 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो के अंत में या वीडियो के बाद आपको कमेंट सेक्शन में क्यूज का लिंक दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपका कितना नंबर आया उसको कमेंट में बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किस दिशा में चलती है। तो प्रकाश किस दिशा में चलती है, तो प्रकाश सीधी दिशा में चलती है, ठीक है। अगला सवाल है, परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं, तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा प्रकाश का लौटना, ठीक है। मतलब जब प्रकाश किरणें ऐसे आती है और फिर वापस टकरा कर लौट जाती है, तो क्या कहते हैं, इसको परावर्तन कहते हैं। तो क्या हो गया, प्रकाश का लौटना। अगला सवाल है कि परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम क्या कहता है, कोण आधे होते हैं, सभी किरणें एक ही तल में होते हैं, किरणें अदृश्य हो जाते हैं, किरणें धीमी होती है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, किरणें एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दोनों नियम को याद रखेंगे। अगला सवाल है कि परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कोण I बराबर कोण
आर। ठीक है, ये याद रखेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है कि तीनों एक ही तल में होते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा नियम ये कहता है। हाँ, अगला सवाल है, समतल दर्पण में छवि कैसी बनती है, मतलब उसमें इमेज कैसी बनती है, वास्तविक, उल्टी, आभासी और धुंधली। तो कैसी बनती है, हम लोग क्या जानते हैं, समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है कि आभासी छवि कहाँ बनती है, मतलब जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है वो कहाँ पर बनती है, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, दर्पण के भीतर और दर्पण के किनारे। तो आंसर क्या है, दर्पण के पीछे। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनती है और वास्तविक दर्पण के सामने बनती है, याद रखेंगे। पार्श्व विलोम में क्या बदलता है, मतलब पार्श्व परिवर्तन जब होता है तो उसमें क्या बदलता है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, रंग और दूरी। तो क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन में दाएं वाला बाएं दिखाई देता है, बाएं वाला दाएं। जब आप शीशे में खड़े होते हैं तो दाएं का बाएं और बाएं का दाएं दिखाई देता है, ध्यान देना कभी। ठीक है, अगला सवाल है कि वाहन का पीछे देखने वाला दर्पण क्या कहलाता है। पीछे के चीज़ को देखने के लिए एक शीशा लगा होता है, उस दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला सवाल है, सेविंग दर्पण। सेविंग दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, मतलब कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण का यूज हम लोग करते हैं दाढ़ी को बनाने के लिए। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण कैसी छवि बनाती है, मतलब कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, दर्पण के सामने भी फोटो बनता है और दर्पण के पीछे भी। तो क्या हो जाएगा इसका, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण कैसी छवि बनाती है। तो उत्तल दर्पण हमेशा कैसी छवि बनाती है, तो बताइए, बड़ी होती है, उल्टी होती है, छोटी होती है और वास्तविक होती है। तो क्या होता है, हमेशा छोटी प्रतिबिंब बनाती है कौन, उत्तल दर्पण। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमेशा छोटी प्रतिबिंब बनाती है। अगला सवाल है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, दर्पण का आकार, ध्रुव से फोकस की दूरी, छवि की ऊंचाई और वस्तु की मोटाई। तो क्या हो जाएगा, ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अपवर्तन कब होता है। ठीक है, प्रकाश रुकता है, प्रकाश मुड़े, माध्यम बदले और रंग बदले। तो जब माध्यम बदलता है तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसको याद रखेंगे। जब माध्यम बदले तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल है कि अपवर्तन क्यों होता है, रंग बदलने पर, दाब बदलने पर, गति बदलने पर और ताप बढ़ने पर। तो क्या होता है, गति बदलने पर। क्या हो जाएगा, गति बदलने पर। जब चाल, प्रकाश का चाल बदल जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, उसका चाल बदल जाता है, तो इस कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो गति बदलने के कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। अगला सवाल है कि अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश क्या होता है, तेज चलता है, धीमे चलता है, रंग बदलता है, घूम जाता है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका, बताइए आंसर क्या होने वाला है। तो ये धीमा हो जाता है। ठीक है, जैसे उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो धीमा हो जाएगा। अपवर्तनांक ज़्यादा, चाल धीमा, अपवर्तनांक कम तो चाल ज़्यादा। अगला सवाल है, जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हवा में तेज चाल होता है। ठीक है, हवा विरल माध्यम है, इसलिए चाल वहाँ पर तेज होता है, और वही पानी में चाल इसका धीमा हो जाता है, क्योंकि हवा के माध्यम में जो पानी है उसका माध्यम सघन है। ठीक है, उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उसका चाल धीमा हो जाएगा, और हवा में चाल क्या रहेगा, तेज रहेगा। अगला सवाल है कि जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो वह क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सामान्य की ओर मुड़ जाता है। देखिए, ये पहले हवा था, फिर पानी में आया, तो क्या होता है, पहले ऊपर ये विरल माध्यम था, फिर सघन माध्यम। तो जैसे ही प्रकाश ऐसे आएगी, और ये आपका क्या है, अभिलंब है, अभिलंब, सीधा वाला लाइन जो होता है क्या होता है, ये अभिलंब होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, सीधा ना जाएगी, ऐसे ना जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो हवा से विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो वही बात पूछ रहा है कि जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो क्या होता है, वो सामान्य की ओर यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अगला सवाल देखते हैं,
अब यहाँ पे उल्टा पूछ दिया कि पानी से जब हवा में जाएगा तब क्या होगा, तब वो सामान्य से दूर जाएगा। ठीक है, सामान्य से दूर जाएगा ये। ठीक है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, मतलब कि घना माध्यम से और उसके कणों के बीच की दूरी कम होगा उसमें जाएगा तो क्या होगा, वो अभिलंब से दूर जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये पानी है और ये हवा है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे किरणें जाएंगी ऐसे, मान लो कि ये एक अभिलंब है, तो किरणें जैसे ही ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी किरणें, यहाँ पर मेरा टेढ़ा हो जा रहा है, किरणें ऐसे जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे अभिलंब से दूर ऐसे भागेगी, अभिलंब की ओर ना मुड़कर क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक है, तो पानी से जब हवा में जाएगी तो क्या होगा, सामान्य से दूर जाएगी। अगला सवाल है कि पानी में वस्तु कैसी दिखती है। ऑप्शन देख लेते हैं। पानी में वस्तु गहरी दिखाई देती है, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है कि टूटी हुई दिखाई देती है। तो पानी में वस्तु हमेशा थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। जैसे पानी में अगर सिक्का को डाल दें, सिक्का ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा उस सिक्का उठा हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है, पानी इसका क्या होगा, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कि अभिसारी लेंस कौन सा होता है। अभिसारी लेंस, तो अभिसारी का मतलब क्या होता है, जो किरणों को एक जगह पर केंद्रित करे, एक जगह पर बिंदुवत कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। चाहे वो दर्पण हो और चाहे लेंस हो। तो दर्पण में अवतल होता है और लेंस में क्या होता है, उत्तल। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, उत्तल लेंस। ठीक है, अगला सवाल है अपसारी लेंस कौन है, तो बताइए, जो किरणों को फैलाती है, तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, अवतल लेंस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, अवतल लेंस में छवि कैसी बनती है। तो अवतल लेंस में छवि हमेशा छोटी और आभासी बनती है। वहीं दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में हमेशा छवि जो है छोटी और आभासी यानी कि काल्पनिक बनती है। और लेंस में बात करें तो अवतल लेंस में। ठीक है, दर्पण में उत्तल और लेंस में अवतल। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि उत्तल लेंस किस प्रकार का छवि बनाता है। तो उत्तल लेंस क्या बनाता है, हमेशा वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है। हाँ, क्या होता है, वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है। और दर्पण में बात करें तो अवतल दर्पण जो है वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होने वाला है, ये वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है कौन, उत्तल लेंस। अगला सवाल है कि लेंस की शक्ति किस पर निर्भर करती है। लेंस की शक्ति किस पर निर्भर करती है, तो बताइए आंसर क्या होगा, फोकस पर निर्भर करती है। क्यों, क्योंकि इसका जो क्षमता होता है D बराबर क्या होता है 1/f, मतलब ये जो क्षमता है इसका f पर डिपेंड करता है। फोकस ज़्यादा होगा तो क्षमता कम होगा और फोकस कम होगा तो क्षमता ज़्यादा होगा, उल्टा होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि अभिसारी लेंस की शक्ति क्या होती है, धनात्मक की ऋणात्मक की क्या होती है। ठीक है, अभिसारी लेंस की शक्ति। तो अभिसारी लेंस पहले समझेंगे कहते किसको हैं। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, और उत्तल लेंस में छवि जो है हमेशा दाहिनी तरफ बनती है। ठीक है, सिर्फ एक केस को छोड़ करके बाकी सब में क्या होता है, दाहिनी तरफ बनती है। तो इसका जो शक्ति होगा क्या होगा, धनात्मक होगा। और दाहिने तरफ की जो भी दूरियां होती है क्या होती है, धनात्मक होती है, हम लोग जानते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर धनात्मक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अपसारी लेंस की शक्ति कैसी होती है। ठीक है, तो अपसारी लेंस में क्या होता है, अपसारी लेंस किसको कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और उसमें छवि क्या होती है, बाएं तरफ बनती है और बाएं तरफ की दूरियां हमेशा निगेटिव यानी कि ऋणात्मक ली जाती है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऋणात्मक हो जाएगा। अगला सवाल है 26, प्रकाश पानी में कैसा दिखता है। ठीक है, प्रकाश जो है पानी में कैसा दिखता है, सीधा, मुड़ा हुआ, टूटा हुआ, चमकदार। तो क्या, हमेशा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसलिए पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, पानी में अगर पेंसिल को या लकड़ी को या कुछ किसी को भी डाल देंगे तो जो सीधा है उसको क्या वो टेढ़ा दिखाई देता है। अगला सवाल है कि तालाब का तल कैसा दिखता है। तो तालाब का तल बताइए कैसा दिखता है। ऑप्शन है वास्तविक से गहरा, वास्तविक से कम गहरा, ऊपर उठा हुआ और गायब। ठीक है, तो वास्तविक से कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है, वास्तविक से कम गहरा या ऊपर उठा हुआ, इसको भी ये भी बोल सकते हैं, दोनों आंसर हो सकता है। मतलब
उसका कम गहराई कम दिखाई देता है, मतलब ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि वक्र दर्पण का फोकस कहाँ होता है। जो दर्पण होता है उसका फोकस कहाँ होता है, तो मुख अक्ष पर ही होता है। ठीक है, कहाँ होता है, मुख अक्ष पर ही होता है। फोकस कहाँ होता है, मुख अक्ष पर। तो इसका आंसर क्या होगा, मुख अक्ष पर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर उसका फोकस होता है। चाहे फोकस बोले चाहे वक्रता त्रिज्या बोले, सब तो मुख्य अक्ष पर ही होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अगला सवाल देखते हैं, अवतल दर्पण किन चीज़ों में यूज होता है। पीछे देखने में, सेविंग में, सड़क में और घर की खिड़की में। तो क्या होता है, सेविंग यानी कि दाढ़ी बनाने में यूज होता है अवतल दर्पण, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। सिर काटने में, ये तो नहीं होगा, सिर काटने में, वाहन के पीछे देखने में, लेंस बनाने में और दर्पण सजाने में। ठीक है, तो आंसर क्या हो रहा है इसका, उत्तल दर्पण का योग वाहन के पीछे देखने में। क्या होगा, मतलब पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत खतरनाक ऑप्शन दे दिया है, सिर काटने में। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश की गति कब कम होती है। प्रकाश की गति कब कम होती है, तो जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब हवा से पानी में जाएगी तो क्या हो जाएगा, गति उसका कम हो जाएगा। मतलब कम घना से ज़्यादा घना में जाएगा तो गति उसका कम हो जाएगा। अब देखिए, अब पानी से ज़्यादा घना है कांच, तो पानी से कांच में जाएगी तो उसका गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या हवा से ज़्यादा घना है कौन, पानी, तो हवा से पानी में जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसकी गति कम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, सघन माध्यम में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है कि लेंस किससे बनते हैं। लेंस किससे बनते हैं, ठीक है, तो बताइए, धातु से, लकड़ी से, पारदर्शी पदार्थ से, कपड़ा से। तो आंसर क्या होगा, पारदर्शी पदार्थ से। अब पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिससे वस्तु आसानी से जिससे प्रकाश जो है आसानी से आर पार हो जाए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और लेंस जो है हमेशा पारदर्शी पदार्थ से ही बनता है। अगला सवाल देखते हैं, वास्तविक छवि कहाँ बनती है। वास्तविक छवि पर्दे पर बनती है कि दर्पण के पीछे बनती है कि हवा में बनती है कि पानी में बनती है। तो वास्तविक छवि हमेशा पर्दे पर बनती है। तो आंसर क्या होगा, पर्दे पर वास्तविक छवि बनती है। अगला सवाल है कि आभासी छवि कहाँ बनती है। तो पर्दे पर नहीं बनती है, उल्टी बनती है, बड़ी होती है, धुंधली होती है, तो पर्दे पर नहीं बनती है। ठीक है, पर्दा पर कभी भी नहीं बनती है कौन, आभासी मन की काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दा पर नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम लोग आईने में अपनी शक्ल देखते हैं तो क्या वो फोटो पीछे बनता है, वो तो वास्तविक होता नहीं है, वो काल्पनिक होता है। तो क्या होता है, वो पर्दा पर नहीं बनता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो वो दर्पण के सामने बनता है और वहाँ पे एक पर्दा लगा दें तो फोटो को हम साफ देख सकते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो पर्दे पर नहीं बनता है। ठीक है, अगला सवाल है 35 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करता है। तो प्रकाश को वो एकत्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी कहते हैं, हम लोग जानते हैं। तो क्या आंसर होने वाला है इसका, एकत्रित करता है, मतलब इकट्ठा करता है। अगला सवाल है 36 नंबर क्वेश्चन कि अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता है, तो वो फैलाता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, फैलाता है। अगला सवाल है कि दर्पण में छवि बनती है परावर्तन से, उबाल से, हवा से, ध्वनि से। तो क्या होता है, दर्पण में हमेशा क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, दर्पण में क्या होता है, हमेशा परावर्तन, और लेंस में अपवर्तन होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला सवाल है कि लेंस में छवि बनती है किससे, तो अपवर्तन से बनती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आंसर है, अपवर्तन से बनती है। प्रकाश का रंग बदलना क्या कहलाता है, तो प्रकाश का रंग बदलना क्या कहलाता है, बताइए, व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन और वितान। ठीक है, वितान नहीं देना चाहिए था, इसको विवर्तन देना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यतिकरण के कारण प्रकाश का रंग बदलता है। ठीक है, व्यतिकरण के कारण। अगला सवाल है और क्वेश्चन लास्ट है ये कि प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो प्रकाश का मुड़ना कहलाता है अपवर्तन। ठीक है, तो ये था आज का 40 इम्पॉर्टेंट MCQ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के कमेंट में PDF और क्यूज का लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप इन 40 MCQ का PDF डाउनलोड कर पाएंगे और क्यूज को सॉल्व ज़रूर करें ताकि पता चले कि आपने कितना सीखा और कितना याद किया।
और कमेंट में अपना स्कोर बताएं कि क्यूज में आपका कितना स्कोर आया। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।